A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are starting with a fresh new chapter in setting up a business, industrial and labor law, that is SPIL. So यहाँ पे आपको दिख रही है आपकी स्टडी मटेरियल बाय ICSI. सो ये मॉड्यूल को एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ICSI के वेबसाइट पे है एंड अगर आप गूगल पे भी लिखोगे तो आपको मिल जाएगी आराम से, राइट? सो ये हमारा पार्ट ए क्या है, सेटिंग अप अ बिजनेस, पार्ट बी क्या है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ. आगे बढ़ते हैं हमारे स्टडी मटेरियल पे. देन वी फाइंड आवर सिलेबस हियर. Why is it taking so much time? Yes. So देखिए स्टूडेंट्स, हमारे SPIL जो ग्रुप 1 में है और उसका जो पेपर नंबर 3 है, SCS एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में जो पेपर नंबर 3 है, दैट इज SPIL, उसमें हमें पता है कि दो पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 है सेटिंग अप अ बिजनेस, ठीक है. पार्ट 2 है हमारा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ. स्टूडेंट्स इसमें ना सेटिंग अप अ बिजनेस में जरा ध्यान दीजिए. कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर है, 60 मार्क्स का है. अभी क्या है ना, ये जैसे ये स्टार्टिंग के चैप्टर अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ तक भी इजी है. तो अब आप बोलोगे मैम सारे आपके हिसाब से तो सभी इजी है. ये 10 टू लेके 13 तक थोड़ा लेवल डिफिकल्ट है, ठीक है. इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगी कि सब कुछ इजी है. वैसे देखिए मेरे को तो लॉ में सब इजी ही लगता है, तो मैं क्या बोलूं आपको. लेकिन देखिए आपको अगर अपनी पढ़ाई को सॉर्ट आउट करना है तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और शुरू से कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जरूरत है, राइट स्टूडेंट्स. अभी जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हम लोग SBIL और ECIPL करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे चैप्टर्स करेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. ऐसा नहीं है कि ये फ्री की क्लासेस हैं तो उसमें मैंने कुछ और टॉपिक्स कराए और कुछ नहीं कराए, नॉट लाइक दैट एट ऑल. यू कैन मैच योर नोट्स PPT विद योर स्टडी मटेरियल, they will match 100%, right? ऐसा नहीं है कि only 70% content I'm teaching you everything, right? You should be glad about it. So अभी 14 से लेके अभी तक हमने ये वाला चैप्टर कर लिया है. वेलफेयर वर्किंग कंडीशन में 3 एक्ट है, तीनों एक्ट कर लिए हैं हमने. सेक्सुअल हैरेसमेंट हम कर चुके हैं, ठीक है. अब मैं पार्ट 1 का चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए पार्ट 2 में हमने इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में 3 यूनिट्स तो खत्म कर लिए हैं, ठीक है ना. अभी अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर स्टार्ट करूंगी तो 4 यूनिट्स खत्म हो जाएंगे, बट अब मैं इंडस्ट्रियल लेबर लॉ ना करा के सेटिंग अप अ बिजनेस में स्टार्ट करना चाहती हूँ विद लेसन नंबर 1, ठीक है ना. फेयर इनफ. देखो अब हम लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली लेबर लॉ पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा मोनोटोनस भी हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद सेटिंग अप अ बिजनेस. नहीं तो बच्चों को ये भी ट्रॉमा हो जाता है, मैम ओनली लेबर लॉ करा रही हैं, पता नहीं मैम पार्ट 1 कराएंगी या नहीं कराएंगी. मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया कि मैम आपने पार्ट 2 में तो 3 यूनिट्स खत्म कर दिए, पार्ट 1 कराओगे ना. तो ना वही मैसेज पढ़ के मुझे लगा कि लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1, ठीक है, विद फर्स्ट चैप्टर. सो हमारा जो लेसन नंबर 1 है पार्ट 1 में, दैट इज सेटिंग अप अ बिजनेस, उसमें जो हमारा लेसन नंबर 1 है दैट इज, अरे भाई कितना है तुम्हारा कंटेंट बेचारों का. चलो. So the first lesson in setting up a business is itself setting of business organization. Setting of business organization. तो ये जो चैप्टर है ना, मैं बोलूंगी सबसे इजी चैप्टर है. अगर मैं पेपर सेट कर रही हूँ तो मैं इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है. और क्यों ही दूंगी मैं क्वेश्चन अगर मैं मुश्किल टेस्ट बना रही हूँ. लेकिन अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, सो बी ग्लैड अबाउट इट, बी फील लकी अबाउट इट कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए. बहुत इजी चैप्टर है, मतलब दिस इज समथिंग यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज. ज्यादा टेक्निकल टर्म नहीं है, लर्न करने वाली कोई चीज नहीं है. सो इट्स वेरी 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 इजी चैप्टर, ठीक है. बट वही बात है, हमें तो सिलेबस कंप्लीट करना है और हमें सारे चैप्टर्स करने हैं, तो इजी है या डिफिकल्ट, वी हैव टू डू ऑल द चैप्टर्स, राइट स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. एज द नेम सजेस्ट, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स, एज अ कंपनी सेक्रेटरी द सब्जेक्ट सेटिंग अप अ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ. सो सेटिंग अप अ बिजनेस की अगर बात करी जाए, सो व्हाट हैंड्स कंपनी सेक्रेटरी has in setting up a business.
मतलब is there any role of a company secretary in setting up a business? Yes, absolutely. एज अ प्रैक्टिसिंग CS बात करी जाए तो आपके पास क्लाइंट आते हैं, आपके पास क्लाइंट इनकॉर्पोरेशन के लिए आते हैं. एट दैट टाइम दे कैन वेरी वेल टेक द एडवाइस ऑफ एज टू विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ बिजनेस शैल बी इन. तो आपसे क्लाइंट इस चीज में एडवाइस ले सकते हैं. इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से रिलेटेड कंप्लायंसेस कंपनीज में जरूरत पड़ सकती है. सो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ आपको पढ़ाया जाता है, राइट? तो जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपके एज अ प्रोफेशन को देख के ही, प्रोफेशन के स्कोप को देखते हुए ही पढ़ाया जाता है. जिसमें पहला चैप्टर जो सेटिंग अप अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या है? वी हैव सोल प्रोप्राइटरशिप, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, LLP, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, OPC. अब देखो एक बात सुनो, जहां तक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, OPC है, ये तो कंपनी लॉ में भी पढ़ेंगे हम. बेनिफिट मिलता है ना. तो ये चैप्टर इसलिए बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने दूसरे चैप्टर में या कहीं ना कहीं किसी और सब्जेक्ट में सुने हुए, राइट? तो क्या ये चैप्टर मैम रिविजन के लिए जरूरत है? जो मैं रिवाइज करूंगी बस वही रिवाइज कर लेना, अलग से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ. अदरवाइज अगर आप देखो, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अभी कुछ पर्सन को, किसी बच्चे को लगे नहीं नहीं मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर का, तो करिए, ऑब्वियसली बिल्कुल करिए. लेकिन एक एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द चैप्टर, दिस चैप्टर इज वेरी इजी, राइट? चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, अभी किसी को बिजनेस करना है, जैसे आपको पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है ना? पेन की मैन्युफैक्चरिंग करना है और मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मार्केट में बेचना है, ठीक है? अब आपके पास ऑप्शन है कि एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करूं मैं. सोल प्रोप्राइटर मतलब मैं अकेले बिजनेस करूं, मैं ही ओनर हूं उस जगह का, मैं ही कंट्रोलिंग रखूं, मैं ही मैनेजमेंट रखूं, या फिर अपने रिस्क को डिवाइड करना है तो मैं पार्टनरशिप कर लूं, या फिर मुझे एक बड़े सेगमेंट में जाना है, लार्ज स्केल में जाना है, तो क्या मैं कंपनी खोल लूं? लेकिन काम क्या है? पेन की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? लेकिन कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस करा जाए? अभी एक बात सुनो, चलो पेन की मैन्युफैक्चरिंग ही ले लो आप. एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पेन बनाती है और एक बड़ी कंपनी है वो भी पेन बनाती है. दोनों के टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जरूर फर्क है, पर दोनों का एक बिजनेस तो सेम ही है ना. ये भी पेन बनाते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी भी पेन बना रहा है. मिस्टर ए जो है उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो अकेला एक दुकान खोल के छोटा सा मशीन लगा के वहां पे अपना एक काम कर रहे हैं 4-5 लोगों के साथ. और मिस्टर बी, उनकी एक प्राइवेट कंपनी है और उन्होंने बड़ी मशीन लगाई हुई है और तकरीबन 50 वर्कर से 100 वर्कर काम कर रहे हैं वहां पर. सो दोनों का काम पेन बनाने का है, पर दोनों का स्केल डिफरेंट है, दोनों की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, दोनों की लायबिलिटी डिफरेंट है, पर दोनों कर क्या रहे? कॉमन बात क्या है? बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? सो बिजनेस की सेटिंग अप कैसे होती है, कंप्लायंसेस क्या होती हैं, ये सब सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स है, right? So that you can even advise your client in future as to what kind of organization they can opt for. जैसे तुम्हारा क्लाइंट बोले कि ना मेरी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और छोटा बिजनेस है और सिर्फ स्टार्टअप है, लाइक दैट, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो कि भाई यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल्सो, और यू कैन गो फॉर पार्टनरशिप ऑल्सो इन केस यू हैव एनी पर्सन यू नो विद whom you can share your skill or ownership. So don't go for a company एज ऑफ नाउ. अगर बिजनेस का स्केल इतना बड़ा नहीं है, या कोई ऐसा बिजनेस है जैसे सपोज कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट एक काम स्टार्ट करना चाहता है, वो अपनी पेंटिंग्स को बेचना चाहता है. अब आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट में चाहिए होते हैं पर्टिकुलर स्किल. अभी तुम अच्छी पेंटिंग बना लेते हो, मुझे तो सीधी लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती. अगर आपको एक पेंटिंग बनानी पड़े तो आप इतनी सुंदर पोर्ट्रेट बना लेते हो और मुझे कुछ नहीं आता पेंटिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में आई एम जीरो, राइट? तो ये एक पर्सनल स्किल है ना, ये चाहकर भी नहीं आ सकता ना. मैं चाहकर भी ये बिजनेस कर सकती हूँ पेंटिंग बना के बेचने का, चाहकर भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे कितना भी शौक है, इंटरेस्ट है, चाहकर भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे में वो स्किल ही नहीं है. आई कांट ड्रॉ एनीथिंग. आप तो देखते ही हो मेरी ड्रॉइंग है ना, मैं कैसे बनाती हूँ कार. ये तो कार तो ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने सिखा दी मुझे. गाड़ी बेच रहा है ए बी को, तो गाड़ी बनानी आ गई है, लेकिन ये गाड़ी भी नहीं लग रही, विंटेज कार नहीं लग रही है ये. एनीवे, तो आई एम जीरो इन ड्रॉइंग बट यू आर गुड इन पेंटिंग. तो ये स्किल में आई वुड, इवन अगर मेरे को भी एडवाइस करना हो एज अ CS, आई वुड एडवाइस यू टू गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप.
Why? Because that's a personal skill you have, and why to go for a company or a big organization? जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता होना बहुत जरूरी है। अभी आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो और तुम्हारे पास मैं एक क्लाइंट आती हूँ और बोलूँ कि यू नो आई वांट टू ओपन अ बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शैल आई गो फॉर? शैल आई गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी, ओपीसी? मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करूँ? तो क्या करोगे आप पर्ची निकालोगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करो? वो तो नहीं पर्ची बना लेते हैं ना कि कौन सी पर्ची खुलेगी, ओपीसी को ओपन करो। मतलब एक जस्ट बात कर रही हूँ। तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या करोगे तुम? कैसे एडवाइस करोगे? मैं क्लाइंट हूँ तुम्हारी, कैसे एडवाइस करोगे? तुम कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखोगे, मुझसे क्वेश्चन पुट अप करोगे। क्या आपकी ओनरशिप आपको चाहिए, पूरी कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, या यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग योर ओनरशिप एंड कंट्रोल विद अनदर पर्सन? इस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइस करूं मैं। फिर आप मुझे बोलोगे आपका कैपिटल कितना है मैम, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, जरा बताना। यू अंडरस्टैंड? सो अभी आप मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे ये बात डिपेंड करती है। ये देख रहे हो, बहुत ये टॉपिक है ना, यू अंडरस्टैंड? तो मैं अभी आपसे बड़ी जनरल चीजें इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो जो चीजें आपके माइंड में आ रही है ना, वही यहाँ पे आंसर लिखने हैं। इतना इजी चैप्टर है ना? बस मैम इस बार तो मन्नत मान लेंगे कि इसी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए। एनीवे, एक खुशी की बात यह है, विंटर्स जा रहे हैं, जाइए विंटर्स जाइए। मैं ना आजकल मैं 2-3 दिन से बड़ी खुश हूँ कि विंटर्स जा रहे हैं, विंटर्स जा रहे हैं। लेकिन फिर मुझे याद है कि ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, नो। नेचर और यूनिवर्स सुन लेते हैं एंड फिर क्या हो जाता है, फिर आपको ऐसे ही ये सब बीमार करके जाता है ना विंटर, कि विंटर अपने आप को भूलने नहीं देता। सो पर्सनली आई डोंट लाइक विंटर्स, आई डोंट जेल अप विद विंटर्स एट ऑल। मुझे स्नो देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ठंडी हवाओं से नफरत है, मुझे गर्मी अच्छी लगती है। मतलब एज ऑफ नाउ, मतलब विंटर्स मेक यू सो लेजी, है ना? विंटर्स आर लाइक सो क्लिंजी कि पूरा टाइम आप मन ही नहीं करता उठने का, एंड बड़े सारे ड्रॉबैक्स है ना? चलो, हो सकते हैं कुछ कुछ फायदे भी है, बट स्टिल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो हम बात करते हैं कि कितने ऑर्गेनाइजेशन और कितने उनके टाइप्स है। अच्छा, ये आपकी स्टडी मटेरियल है, मैं आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ा रही हूँ, कोई पीपीटी या नोट्स या पीडीएफ से नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मुझे लगा वैसे ही इतना इजी सा चैप्टर है। लेट्स टेक इट विद द स्टडी मटेरियल, राइट? In my teaching methodology, I'll be using various aids to teach you that could include your study material, that could include your PDF, PPT, any notes, right? तो ये आपकी स्टडी मटेरियल है। ऐसे हैरानी से मत देखिएगा कि ये क्या है, मैम कौन से नोट से पढ़ा रही है। कितने बच्चे होते हैं ना स्टार्टिंग में ना अपनी स्टडी मटेरियल के दर्शन ही नहीं करे होते हैं। दिस इज योर स्टडी मटेरियल, राइट? स्वेयर बाय योर दिस बुक, बिकॉज जो भी आएगा इससे आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। और इसका कंप्लीशन 100% इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट योर सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट। Business organization refers to all necessary arrangement required to conduct a business in an optimized manner. It refers to all the steps that you require to establish and maintaining a relationship between a man, material, machinery to carry on business efficiently for earning profit. एक बात बताइए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स टू ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस। अभी बिजनेस में क्या है? बिजनेस मीन्स अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन मेन, पर्सन, मटीरियल, रिसोर्सेज, कस्टमर, इन सब के बीच में तालमेल अच्छा होना चाहिए। अच्छे एम्प्लॉयज हैं तुम्हारे पास पर पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे बिजनेस में रिसोर्सेज अच्छे नहीं है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं चलेगा। क्वालिटी रॉ मटेरियल तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा, बहुत पैसा खर्च करा तुमने, लेकिन जो वर्क फोर्स है तुम्हारी, जो एम्प्लॉयज हैं तुम्हारे, वो इतने अच्छे नहीं है, नहीं चलेगा बिजनेस। एम्प्लॉयज भी अच्छे हैं, रॉ मटेरियल भी अच्छा है, मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, नहीं चलेगा बिजनेस। तो बिजनेस चलाने के लिए यू नीड अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, राइट? एंड टू चूज अ एप्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अभी क्या है, अभी आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कंपनी कंपनी, वाओ मेरी कंपनी है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, सुनने में कितना हाइप लगता है ना। बट एट द सेम टाइम जहां पे तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ तुम खर्चा ही अट्रैक्ट करोगे, प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। वही आर्टिस्ट वाला एग्जांपल ले लो, ये देखो, ये एक पर्सन है,
पर्सन ही है, उसके कर्ली बाल है, जरा देखो ध्यान से, ये एक पर्सन है और इनका काम है, ये बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, आर्टिस्ट है, ठीक है। अब इनको अगर मैं एडवाइस करूं कि तुम एक 1% कंपनी, या देखो ओपीसी फिर भी जा सकते हैं ये, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का लीगलाइज फॉर्म एक ओपीसी में होता है, लेकिन अगर मुझे बोले मुझे ना प्राइवेट कंपनी खोलनी है, तो मैं इनको एडवाइस करूंगी भाई ये मत खोलो, प्राइवेट कंपनी में भी कंप्लायंसेस काफी हैं, एंड आपके लिए हो सकता है कि इतना आप प्रॉफिट गेन ना करें जितना आप कंप्लायंसेस और ओवरहेड्स और कॉस्ट में फंस जाएंगे, क्योंकि आपका एक पर्सनल स्किल है, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर आप ओपीसी खोल सकते हैं अगर आपको कंपनी वाला एक हाइड फॉर्म चाहिए तो। बिकॉज ओपीसी इज बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 का बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव, जिसमें एक सोल प्रोप्राइटर को एक लीगलाइज स्ट्रक्चर देने के लिए ओपीसी इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, राइट। तो वो इतना एडवाइस हो सकता है, लेकिन मैं बोलूं पार्टनरशिप इतना बढ़िया नहीं चलेगा, एलएलपी नहीं, एचयूएफ तो भैया अकेला इंसान है, एचयूएफ कैसे करेगा। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब चीजें नहीं मैच कर रही है, ठीक है। तो पहले तो हम इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस है क्या, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है। चूजिंग अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही क्रूशियल स्टेप है किसी भी बिजनेस का। द चॉइस विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, लाइक तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द मेन टाइप ऑफ बिजनेस इन इंडिया आर, ये जो आपने ऊपर पढ़े हैं, सोल, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एनी काइंड ऑफ कंपनी, ओपीसी, पब्लिक, प्राइवेट। सो ये सारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में देखे जाते हैं। पहला आ जाइए सोल प्रोप्राइटरशिप पे। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल पर्सन हु इज द ओनर, राइट। अभी सपोज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं और मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने ही सारा पैसा लगाया है, मैंने ही सारा पैसा लगाया है, मैं ही सारी मैनेजमेंट कर रही हूँ, मैं ही सारे डिसीजन मेकिंग कर रही हूँ। सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सोल। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनरशिप, so single owner. It is a form of organization wherein one person owns all the assets, no legal formalities are required other than appropriate licensing। जैसे अगर सपोज मैं बेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करूं और मुझे बेकिंग करनी है, केक्स बनाने हैं और बेचने हैं, ठीक है ना, तो मैं सोल प्रोप्राइटर हूं और मेरा ही सारा पैसा लगा है, मेरी सारी कंट्रोल ओनरशिप है, पर मुझे फसाई लाइसेंस तो एफएसएसएआई का लाइसेंस तो लेना पड़ेगा ना। तो जो फूड लाइसेंस है, जो लाइसेंसिंग चाहिए उतना तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो। सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं देखी जाती, पर जो बेसिक है वो तो करनी है ना आपको, ठीक है। फीचर्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? अगर कोई इंसान अकेला बिजनेस करता है तो उसकी फीचर्स क्या है, जरा पढ़ते हैं। पहला, वैसे बिजनेस की बात करी जाए ना तो मेरे को तो बहुत ज्यादा शौक है बिजनेस करने का। मेरा मतलब मुझे ना हर रोज एक नया बिजनेस आता है माइंड में, फिर मुझे लगता है शायद भगवान नॉक नॉक कर रहे हैं कि भाई डू अ बिजनेस, यू विल बी सक्सेसफुल, बट समझ नहीं आता क्या करें, रिस्क टेकिंग, टेंशन लगती है। बट एनीवे, ये पढ़ते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या फीचर है। अगर सपोज तुम्हारी टीचर कल को सोचे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके क्या फीचर है, क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला, अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी? मैम ऐसी लायबिलिटी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तभी इसको बोल रहे हैं अनलिमिटेड, है ना। तो व्हाट डज दैट मीन? देखिए अभी क्या है ना, सपोज आई एम इन माय ऑफिस, ठीक है, मेरे ऑफिस में मेरे सामने पड़ा है, जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, लैपटॉप, साइड में पड़ा है प्रिंटर, यहाँ पड़ी है अलमीरा, सामने पड़ा है फर्नीचर, उसके ऊपर पड़ा है एसी। तो अगर मैं सारे एसेट्स, टीवी भी ऐसे लगा हुआ है, सारे एसेट्स को अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, तो कम से कम 2 लाख तक तो होगा, 2 से 3 लाख तक का एसेट है ये, ठीक है। समझ लो 2 से 3 लाख तक के एसेट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया ना, मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, वहां पे नुकसान हो गया, कस्टमर का कोई नुकसान हो गया, कुछ लायबिलिटी अराइज हो जाती है, ठीक है। तो लायबिलिटी जो लॉस हुआ कस्टमर को मेरे बिजनेस की वजह से, और जो लायबिलिटी अराइज हुई, अच्छा स्टूडेंट देखो, लॉस और लायबिलिटी में भी फर्क होता है। लॉस होता है जो प्रॉफिट लॉस वाला लॉस होता है, जैसे आपके जब प्रॉफिट जो है वो आपके मतलब इनकम जो है वो जब आपके एक्सपेंसेस से कम होती है तो आपको लॉस होता है, ठीक है। लायबिलिटी होता है कि आपका कर्ज, जैसे लोन को हम लायबिलिटी बोलते हैं कि हमने पैसा लिया है, चाहे उस 50 लाख के लोन से हमने 1 करोड़ रुपए कमा लिया है, बट वो 50 लाख रुपए हमारी क्या है, लॉस नहीं है, लायबिलिटी है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस। तो अब मुझे किसी को पैसा देना है, मेरी लायबिलिटी, और वो लायबिलिटी है 5 लाख रुपए, कितनी है,
5। चलो अगर मैं अपना लैपटॉप भी बेच दूं, ये सब कुछ मैं OLX पे या कहीं पे भी सेकंड हैंड तौर पे बेच दूं, सेकंड हैंड फर्नीचर और सेकंड हैंड ही हो गया ना सब कुछ, अगर मैं ये बेच दूं तो ये 3 लाख का तो नहीं बिकेगा। सपोज अगर ये 2 लाख का भी बिकता है, तब भी मेरी लायबिलिटी कितनी है? 5 लाख। मुझे कितना देना? 3 लाख। कहां से आएगा 3 लाख? मैंने अपने जो क्लाइंट थे उनको बोला मेरे पास और पैसे नहीं है, आई डोंट हैव, आई कैन गिव यू ओनली 2 लाख रुपीस। मैंने अपनी सारी एसेट्स बेच दी हैं। तो मेरे को जो क्लाइंट है वो बोलेगा भाई देखो तुम्हारी कोई कंपनी नहीं है कि लिमिटेड लायबिलिटी हो, तुम्हारी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो जो तुम गाड़ी चलाती हो ना उसको भी सेल करो, ठीक है ना? जो तुम्हारा घर है ना उसमें भी तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी है ना वो भी सेल करो, बट आई वांट माय 3 लाख रुपीस। यस दैट इज इट। मैं तभी मना कर दूं अगर ये इंसान जो मेरा क्रेडिटर है अगर ये कोर्ट चला गया तो मुझे कोर्ट एनफोर्स करेगा कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपको पे करना पड़ेगा। जस्ट एज पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की भी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस होती नहीं है। सारे डेट जो है वो एक सोल प्रोप्राइटर ही रिकवर करता है, therefore owner has unlimited liability with regard to all the debts. This should heavily discourage any risk taking, which means that it is suited to only small businesses. If one plans on running that requires a loan or may upending penalties, fines or compensation, it is best to look into registering an OPC. समझ रहे हो बात? कितनी बढ़िया बात लिखी है। कह रहे हैं अगर बहुत छोटा बिजनेस है जाइए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे कस्टमर या क्लाइंट आपका आपके पेनल्टी हो जाए, फाइन लग जाए, लॉस ज्यादा हो जाए, तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पर्सनल एसेट तक बात जाएगी, तो इट्स बेटर टू ओपन OPC। कम से कम लायबिलिटी तो लिमिटेड रहेगी। There is no separate registration procedure proprietorship ka. All person need is a government registration relevant to a business. If one is selling goods online, proprietor would only need a sales tax registration. Therefore, starting a sole proprietorship is relatively easy. तो पहले तो आपको फीचर आपको तो बताया गया सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, प्रॉफिट सारा उसका, लॉस भी उसका, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये सबसे प्रोमिनेंट और बड़ा फीचर है। और अगर मैं बात करी जाऊं तो इजी टू स्टार्ट है, नो नेसेसरी कंप्लायंसेस इन लॉ, राइट? मैंने बताया ना कि ज्यादा ज्यादा उतना ही लाइसेंस या वो कुछ लेना है जो जरूरी है बिजनेस करने के लिए, right? तो इजी टू स्टार्ट है, ये इसका फीचर है। अब आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन आप अगर खुद दिमाग लगाना चाहते हैं और मैं आपसे पूछूंगी क्या एडवांटेजेस है बताओ। सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या एडवांटेजेस है? यहाँ थोड़ी खाली जगह दिख रही है। पहला फायदा मैम इजी टू स्टार्ट। दूसरा फायदा मैम कंप्लीट ओनरशिप। ये ओनरशिप लिखा है मैंने, ओके, कंप्लीट ओनरशिप। फिर कंट्रोल, कंट्रोल में आप लिख सकते हो कि हमारा पूरा कंट्रोल होता है क्योंकि सिंगल ओनर है, कोई किसी से पूछना नहीं, सारा कंट्रोल डिसीजन मेकिंग उसी का ही है। तो और फायदा क्या है कि हमारी जो 1-to-1 कस्टमर इंटरेक्शन, क्योंकि अब कंपनी तो है नहीं, अब बड़ी बड़ी कंपनी कहाँ वर्लपूल की मशीन यूज कर रहे हो पर वर्लपूल का CEO तो आपसे मिलने नहीं आता ना, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर आप एक छोटी सी दुकान से एक छोटा सा उनका सामान खरीदोगे तो ओनर सामने ही बैठा है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ, ठीक है? इजी टू वाइंड अप, इजी टू स्टार्ट है तो इजी टू वाइंड अप भी हो गया। देखो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है? अगर डिसएडवांटेजेस लिखने हो स्टूडेंट्स तो नुकसान ये है, सबसे बड़ा नुकसान मैम अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सबसे बड़ा नुकसान इनका जो एक क्या बोलोगे आप, एक्सपेंशन है, वो ज्यादा दिखी नहीं जाती क्योंकि छोटा सा बिजनेस है, ठीक है? थर्ड मैम सबसे बड़ा नुकसान ये कि रिस्क सारा का सारा ओनर का ही है, राइट? चौथा नुकसान मैम ये है कि इसमें ज्यादा स्किलफुल काम नहीं देखा जाता। अब मैं एक टीचर हूं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, अगर सपोज किसी सब्जेक्ट में मैं ज्यादा मेरा होल्ड नहीं है वो भी मैं ही पढ़ा रही हूँ, अगर मैं इसकी जगह कोई और टीचर रखूं तो ज्यादा बेटर है ना। लेकिन मेरा लालच, मैं अकेली ओनर बनना चाहती हूँ, यू नो, तो हर इंसान में सारे स्किल्स नहीं होते हैं। अगर एक सोल प्रोप्राइटर है उसमें कोई पर्टिकुलर स्किल है, अगर कोई स्किल नहीं है उसमें भी वही डिसीजन ले रहा है तो वो डिसीजन गलत हो सकता है। तो स्किल जो है वो लिमिटेड स्किल है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड पैसा है, क्योंकि एक इंसान कितना ही पैसा ले आएगा, ठीक है? तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस है। लिखने को आएंगे नहीं, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट? पार्टनरशिप पे आ जाओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप? When 2 or more person come together and pool funds to start a business, it is known as partnership. बड़ा अच्छा लगता है पार्टनरशिप, क्योंकि इसमें क्या है ना, मैं भी पैसा ला रहा हूँ, सामने वाला भी पैसा ला रहा है,
बड़ी बात, अभी देखो तुमने भी अपने किसी दोस्त से कभी बात करी होगी कि चल यार हम ना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे एंड वील स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, फ्रेंड्स विल बिकम पार्टनर्स, राइट? तो क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, उसके साथ पता नहीं कितने सारे मैंने बिजनेस प्लान डिस्कस करे हुए हैं एंड राइट नाउ वी आर ओनली केटरिंग आवर बेबीज। हाँ, तो अभी तो हम वी आर मॉम्स राइट नाउ, बट हमने सोचा हुआ है कि लाइफ में एक बिजनेस तो हम इकट्ठा करेंगे ही करेंगे, राइट? सो शी इज माई 17-year old फ्रेंड। सोच लो, मतलब 17 साल में वो मेरी फ्रेंड बनी थी और 17 साल हो गए हैं, तो उससे तो मेरी एज निकाल लोगे तुम, लेकिन ना शी इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, ओके, वेरी ओल्ड। सो अभी पार्टनरशिप में बिजनेस करने का फायदा क्या है कि मैं भी पैसे लाऊंगी, वो भी पैसे लाएगी, ठीक है? दूसरा, डिसीजन मेकिंग में ना थोड़ा वो हो जाता है कि अगर कोई डिसीजन लेना है, सो इट्स नॉट ओनली आई एम द ओनली वन हु इज टेकिंग डिसीजन, साथ में वो भी है, तो दोनों अपने अपने पॉइंट्स को, पर्सपेक्टिव्स को प्रेजेंट करके करेक्ट डिसीजन लेंगे। होता है ना कभी अकेले इंसान डिसीजन गलत भी ले लेता है। तीसरा, एक और बात हो गई कि अगर सपोज कोई लायबिलिटी हो जाएगी तो अकेले मुझे नहीं देनी, उसको भी देनी है, तो वो भी डिवाइड हो जाता है, तो कुछ फायदे हैं, राइट? उसी में हम फीचर्स पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि भाई पार्टनरशिप जो है ना, दैट इज क्रिएटेड बाय क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप, ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप डीड अमंग पार्टनर्स। Partnership firms in India are governed by Indian Partnership Act 1932. So हमारा एक बकायदा लॉ है, एक लेजिस्लेशन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंडर ही आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराते हैं। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, बट द नंबर ऑफ पार्टनर कैन नॉट एक्सीड मोर देन 100। सो नॉर्मल बिजनेस के लिए, बैंकिंग बिजनेस के लिए नंबर ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट, बट कंपनी लॉ कहता है कि 100 से ऊपर पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के? पहला वही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। ऑन अकाउंट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी द पार्टनर्स इन बिजनेस आर लायबल टू ऑल इट्स डेट्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम पर्सनल पोजेशंस। तो मतलब अनलिमिटेड का मतलब ही यही है कि आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी के साथ साथ आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकता है क्रेडिटर। विच इज द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग? आप बताओ। मैम रॉन्ग ही लग रहा है, ऐसे तो पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब कुछ इतना नुकसान हो जाए तो बिजनेस प्रॉपर्टी के साथ साथ पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी कोर्ट का नोटिस आ जाएगा, तो गलत बात ही है। इसमें अच्छाई क्या है? अच्छाई छोटी सी है, छोटी सी अच्छाई है, वैसे छोटी सी नहीं बड़ी ही बोल सकते हैं। इन बिजनेसेस को ना थोड़ा लोन्स आसानी से मिल जाते हैं, मतलब इतनी आसानी से नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, पर लोन थोड़े आसानी से मिल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे बेकार के कॉल ना सिर्फ मुझे आते हैं। एनीवे, लेट्स फोकस। सो जो हमारे बिजनेस एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, उन पे भी क्लेम आ जाता है। अभी फायदा बस एक छोटा सा ये है कि लोन्स आसानी से मिल जाते हैं। जैसे मैं बैंक हूँ, ठीक है? मेरे सामने ए भी बैठे हैं, मेरे सामने बी भी बैठे हैं, ठीक है? ए बैठे हैं और बी बैठे हैं। ए का जो बिजनेस है ना वो पार्टनरशिप है, तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और बी का बिजनेस जो है ना वो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है? तो आप मानिए मैं ए को लोन थोड़ा आसानी से इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, विच मीन्स कि अगर इन्होंने मेरा लोन नहीं चुकाया तो ये हाथ खड़े नहीं कर सकते, मैं इनके पर्सनल प्रॉपर्टी तक क्लेम कर दूंगी, इनकी गाड़ी, घर, ज्वेलरी सब बिकवा दूंगी। बैंक, राइट? सो अनलिमिटेड लायबिलिटी का एक ये छोटा सा फायदा, छोटा सा नहीं वैसे फायदा तो अच्छा ही है। सो द बैंक इंस्टीट्यूशंस अप्लाई वुड हैव अ राइट टू देयर ज्वेलरी, हाउस एंड कार, वही जो मैं तुमको बता रही हूँ। फर्दरमोर, असाइड फ्रॉम ease of setup and minimal compliance, the partnership offer no benefit over LLP. If one opts to register it, which is optional, it may not even be cheaper. Therefore, unless one is running a very tiny business, one should not opt for a partnership. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको? कह रहे हैं कि देखो बहुत ही छोटा बिजनेस है ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप करो। थोड़ा सा अगर बड़ा बिजनेस है और तुम्हें थोड़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए जहां पे रिस्क डिवाइड हो जाए, पैसा डिवाइड हो जाए, तो गो फॉर पार्टनरशिप। क्योंकि कह रहे हैं कि पार्टनरशिप इतना भी सस्ता नहीं है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप की जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इनफैक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 69 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन। सो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर हो सकता है और फायदे मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के, लेकिन अगर बहुत छोटा बिजनेस है
गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और अनरजिस्टर्ड फर्म, राइट, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। इजी टू स्टार्ट है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नोटरी वाले से आप डीड बनवाते हो, दोनों पार्टनर साइन करते हैं। आप चाहें तो इसको रजिस्टर करा भी सकते हैं, आप चाहें तो ना रजिस्टर कराएं। लेकिन सेक्शन 69 जो है पार्टनरशिप एक्ट का, वो बात करता है इस बारे में कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो उसके कुछ नुकसान हो सकते हैं तुमको, बट ऐसा नहीं है कि बिजनेस करने में कोई दिक्कत होगी। सो यू कैन गो फॉर unregistered firm. Easy to start, relatively inexpensive, like if you compare it with the LLP or a company, तो ये less expensive होती है, ज्यादा खर्चा नहीं होता। but if you compare it with partnership, तो हो सकता है आप इसको बोलोगे ये expensive है, लेकिन otherwise बिल्कुल भी expensive नहीं है। HUF क्या है भाई? HUF के बारे में, इट्स अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। आजकल थोड़ा कम देखा जाता है क्योंकि आजकल फैमिली बिजनेसेस और फैमिलीज इतनी साथ काम करते हुए नहीं दिखती हैं। तो HUF की अगर हिस्ट्री पे जाएं हम, अगर बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाएं, तो HUF फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं टैक्स बचाने के लिए ही आया था कि क्योंकि पहले क्या होता था ना, फैमिली बिजनेस होते थे। फैमिली बिजनेस, ये इंसान है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, इनके बेटे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, तो ये साथ में फैमिली बिजनेस करते हैं। दे ऑल आर इन वन बिजनेस। आजकल क्या है, देयर इज अ पर्सन, उनका एक ही बेटा है, वो भी कह रहा है मैं जा रहा हूँ इंडिया से बाहर, या इनका फैमिली बिजनेस है बट पापा आई विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। सो HUF कहीं ना कहीं आजकल कम देखी जाती है, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट थी। और हर एक इंसान अपने अपने अलग अलग ITR भरे, तो टैक्स सेविंग और बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी HUF। So HUF is taxed separately from its member. One can save taxes by creating family unit and pooling in assets to form HUF. HUF का अपना पैन नंबर होता है, अपने नाम पे ही टैक्स रिटर्न फाइल होती है। तो HUF का बिजनेस इस कॉन्सेप्ट से बना था। आज की डेट में HUF की रजिस्ट्रेशन थोड़ी कम देखी जाती है। Features of HUF: there should be at least 2 male members in the family to form HUF. They should inherit the ancestral property. All the members enjoy the property and equal share. Thus, any child taking birth in the family become a member of HUF जैसे ही वो पैदा होता है। मतलब जैसे ही पैदा हुआ वो HUF का मेंबर बन गया। कोई ज्यादा मेंबरशिप बड़ी सॉर्टेड है क्योंकि सारे मेंबर जो HUF के हैं, हेड ऑफ द फैमिली इज द कर्ता, मेंबर ऑफ द फैमिली कॉल्ड एज co-parceners, and all the co-parceners have equal share in the property, right? So this is a good form of organization. अब ये किसको एडवाइस करोगे तुम? जिनकी मैम फैमिली हो, फैमिली बिजनेस हो, उनको एडवाइस कर सकते हैं, राइट? LLP, ये कॉन्सेप्ट आया था हमारा 2008 में, इफेक्टिव हुआ था 2009 से। मतलब जहां हम एक्ट के नाम सुनते 1872, 1930, 1932, सो उसके रिलेटिवली थोड़ा रिसेंट एक्ट है, जैसे हमारा पॉश 2013, LLP 2009। तो LLP एक्ट जो है ना 2008, इफेक्टिव 31 मार्च 2009 से हुआ था, और हमारे देश की पहली LLP बनी थी 2 अप्रैल को। यस, 2 अप्रैल को पहली LLP बनी थी, जो एक लॉयर्स एडवोकेट्स की थी, एज पर आई रिमेम्बर। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट 2 अप्रैल 2009 में पहली LLP बनी थी। सो LLP इज अ वेरी एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखा जाता है कंपनी का सबसे खराब बात पता है क्या है, कि बहुत कंप्लायंसेस है, बहुत लॉ है, और एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें तो पता ही है कि कितना लॉ है जो कंपनीज पे लगता है, लागू होता है। फायदा ये है कंपनी का कि लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंप्लायंसेस कम है। नुकसान सबसे बड़ा यह है कि लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है ना। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड समझते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। सो कंपनी और पार्टनरशिप के उनके एडवांटेजेस को कंबाइन कर दिए जाएं तो LLP बन जाएगी। सो दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि अगर आपको कंपनी नहीं ओपन करनी बिकॉज ऑफ कंप्लायंसेस, या पार्टनरशिप ओपन नहीं करनी क्योंकि हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, गो फॉर LLP. LLP is an alternate corporate business entity that provides benefit of, देखो जो चीजें मैं तुमको समझा रही हूँ मैं यहाँ पे लिखी हुई है, but I'm reading side by side for you so that आपको लिखना तो यही है ना, हिंदी में तो नहीं लिखना ना, तो आपको लैंग्वेज थोड़ी आनी चाहिए। It combines the benefit of limited liability of a company but allows its member the flexibility of organizing their internal management on the basis of mutually arrived agreement as
पार्टनरशिप। कह रहे हैं कंपनी की तरह लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय करता है एलएलपी, प्लस कोई भी चीज होती है तो उसके लिए दे आर इनटू अ अग्रीमेंट लाइक पार्टनरशिप। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय वे ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। LLP is relatively a cheaper approach as compared to company, but महंगी approach as compared to partnership. Its main improvement over general partnership is that its limit to the liabilities of its partner to their contribution to the business. तो कह रहे हैं कि over normal partnership इसका फायदा इस LLP का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इनका लायबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड। तुम्हें पता है, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ना अचानक से मुझे क्या ध्यान आया है, एक पिज्जा, एक वेंडर है, मतलब एक मार्केट में, यू माइट नॉट बी नोइंग दैट मार्केट इफ यू आर नॉट स्टेइंग इन दिल्ली, हाउ डू यू नो, बट देयर इज अ मार्केट हियर, वहां पे एक छोटा पिज्जा शॉप है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ना कुछ दिन पहले आई वेंट देयर, सो आई जस्ट ऑर्डर्ड अ पिज्जा। मैंने उनको बोला कि बेस अच्छा है, उन्होंने कहा नहीं, बेस हम अपना खुद का बनाते हैं। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा चलो भैया खा के देखते हैं पिज्जा। माइंड ब्लोइंग पिज्जा, मतलब वो ऐसा पिज्जा मैंने सिर्फ बड़े बड़े कैफेज में खाया है और इतना महंगा खाया है, लेकिन वो इतना बढ़िया पिज्जा, मुझे वो पिज्जा याद आ गया एकदम से पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें। मैं मत बोलो, हमें भी खाने का मन कर रहा है, हमें भी भूख लग गई है अब, पर मैं नहीं खा सकती ना, तुम तो खा सकते हो वीडियो देखते देखते। व्हाट अ गुड एडवांटेज यू हैव, है ना, मैगी नूडल्स बना के खा लो, राइट। बट एनीवे क्या कर सकते हैं, मुझे ना एकदम से भूख लग गई है और मुझे वो वाला पिज्जा याद आ रहा है। जोमैटो पे भी नहीं है वो, जोमैटो पे भी नहीं है वो पिज्जा, मतलब वो जो वेंडर है ही हैज अ वेरी स्मॉल, मतलब बड़ा छोटा सेटअप बनाया है एंड वेरी नीट एंड क्लीन। तभी मैंने ऑर्डर किया था, मुझे याद है कि मुझे वो दूर से उसका स्लैब बहुत क्लीन लग रहा था एंड उसने दो बड़ी क्यूट सी चेयर्स एंड सेटअप बड़ा छोटा सा है, बट क्या माइंड ब्लोइंग पिज्जा है। सही बात है, मुझे एकदम याद आ गया वो पिज्जा एंड आज मैं खा के रहूंगी। आज नहीं, आज नहीं, मैं वीकेंड पे खाऊंगी। वीकेंड्स आर फॉर यू नो चीट डेज ना, जहाँ पे हम खा सकते हैं कुछ ना कुछ। वैसे विंटर्स में ना ये बात है कि मतलब खाने का बहुत मन करता है, गर्मियों में खाने का मन नहीं करता है ना। अभी मेरा फास्ट था मंडे का, मंडे आई कीप अ फास्ट, तो मेरा फास्ट ना एवरी मंडे मेरा फास्ट इज कन्वर्टेड इनटू फीस्ट, बिकॉज जैसे रात को 12 बजते हैं ना, मैं जोमेटो कर देती हूँ, ब्रेड स्टेक, एक पेस्ट्री, मतलब भगवान कहेंगे हाँ भैया ये सही है, तुम पूरा दिन तो फास्ट रख लो और रात को तुम सारा कसर पूरी कर दो पूरा दिन की। क्या कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ एलएलपी, सुटेबल फॉर नॉन स्केलेबल बिजनेसेस। अगर आपका बिजनेस का स्केल जो है वो एक लिमिट तक ही है और आप बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना चाहते हैं, गो फॉर एलएलपी। क्योंकि जब भी बिजनेस एक्सपैंड करने की बात आती है ना, तो बेस्ट ऑप्शन कंपनी होता है, राइट। लेकिन अगर बिजनेस एक्सपैंड करने की कोई ज्यादा इच्छा है नहीं, तो गो फॉर एलएलपी। It is a running business that is unlikely to require equity funding या that may register LLP। कह रहे हैं कि जैसे आपकी फंडिंग जो है वो लिमिटेड ही है, आपको पता है कि इससे ज्यादा बढ़ना नहीं है बिजनेस, तो गो फॉर एलएलपी। फ्यूअर कंप्लायंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ कंसेशंस दिए हैं एलएलपी को, वो आप एलएलपी एक्ट कभी पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट नीड्स टू बी परफॉर्म ओनली इफ द टर्नओवर इज ग्रेटर देन 40 लाख रुपीज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, टर्नओवर इज ग्रेटर देन 40 लाख और द कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन 25 लाख, तभी ऑडिट होगी, अदरवाइज नहीं। तो जो कंप्लायंसेस हैं, जो लीगल कंप्लायंसेस करनी होती है कंपनी इसको, वो बहुत है, बट एज कंपेयर टू एलएलपी की कंप्लायंसेस बहुत कम है। आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ऑडिट है, ऑडिट एलएलपी की तभी होती है जब उनका जो कंट्रीब्यूशन है बाय पार्टनर्स वो 25 लाख से ऊपर है या टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ऊपर है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ पार्टनर्स को, ये भी बहुत बड़ा फायदा है, फीचर है, और ये बहुत बड़ा फायदा भी है कि कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ पार्टनर्स को, राइट। चलिए अगली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हमारी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, यूजुअली लिमिटेड मींस हु हैव वॉलंटरली जॉइंड टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या शब्द यूज करें, सो स्टूडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर, यहाँ लिखा नहीं है। तो ये जो एक्ट है ये बोलता है कि इफ यू हैव योर सेविंग्स एंड जैसे मैं बिजनेस करती हूँ, मेरा अपना काम है, लेकिन आई हैव माई सेविंग्स एंड यू नो आई कैन बी द पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे कॉमन बिजनेस हो रहा है, तो मैं भी उसका पार्ट बन सकती हूँ। अब यहाँ पे ना ऐसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ना दिक्कतें बहुत होती हैं, फायदे भी हैं, दिक्कत भी बहुत है। फायदा
ये है कि आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक एसोसिएशन के पार्ट हो, आप प्रॉफिट भी शेयरिंग कर रहे हो, इक्वल शेयर है, इक्वल प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान ये बहुत बड़ा है कि डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रही है, हमें पता नहीं। इतने सारे लोग हैं जो इसके मेंबर बने हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सो कहीं ना कहीं फायदे भी है, नुकसान भी है। फीचर्स में देखो यहाँ लिखा हुआ है, a society is an association together by mutual consent to deliberate, determine and act jointly। कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। फिर है हमारा सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में तो हम क्या ही बात करें, आपकी कंपनी लॉ में भी बहुत बात करी हुई है अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। इनफैक्ट आगे कॉर्पोरेट एंटिटीज चैप्टर है, उसमें भी बड़ी डिटेल में बात करी गई है। लेट्स टॉक अबाउट इट हियर। सेक्शन 8 कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में बनाई गई है टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर, चैरिटी, एवरीथिंग। सो सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी 2013 कंपनीज एक्ट 2013 में बोला जाता है कि वो टाइप ऑफ कंपनी है जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स करने के लिए आई है। पहली बात, इनके ना 3 बातें हैं, सेक्शन 8 कंपनी की ना 3 बातें हैं जो बड़ी ज्यादा जरूरी हैं। पहली बात, इनका ऑब्जेक्ट पता है ना, वो तुम्हें 10th में नहीं बोला गया क्या चाहिए, साइंस, आर्ट, कॉमर्स। ऑब्जेक्ट वही है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एजुकेशन, रिसर्च, एनीथिंग दैट इज फॉर चैरिटेबल पर्पस। पहला इनका देखा जाता है ऑब्जेक्ट। दूसरा देखा जाता है कि ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसके प्रोसीड्स जो है, प्रॉफिट या जो इनकम है, वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, चैरिटी में। तो ये भी देखा जाता है सेक्शन 8 कंपनी में। ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देते। तो ये बातें, 3 बातें बहुत प्रोमिनेंटली सेक्शन 8 कंपनी में देखी जाती है। लिखा है ना, नो डिविडेंड इज पेड टू मेंबर्स। तो जो मैंने यहाँ लिखा है 3 पॉइंट्स ये यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं एज अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। आप ओपन करना चाहते हैं सेक्शन 8 कंपनी? नहीं मैम, हमें ना चैरिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको पता है, जब मैंने एक बार अगेन एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, सो they told me कि मैंने ना पूछा कि how can I achieve good income in my career and how can I we skyrocket in my career. He said go for charitable thing. मैंने कहा अच्छा, कहते चैरिटी आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगी। मैंने कहा चैरिटी का मतलब तो देना होता है ना पैसा, तो पैसा आएगा कैसे, मतलब हाउ कम? तो ही इज लाइक कि यू विल गेट लॉट ऑफ एम एंड फेम इन चैरिटी। मैंने कहा ये तो सबके साथ ही होगा ना, कोई दान करेगा तो उसका नाम तो होगा ही ना, मतलब कुछ ऐसा बताओ ना जिससे पैसा है। कहता आपकी कुंडली में ना चैरिटी आपको ज्यादा सूट करेगी। मैंने कहा भाई ये क्या है, मतलब कुंडली और मेरे जो एस्पिरेशंस है ये दोनों इतने अलग अलग क्यों है? कुंडली कह रही है चैरिटी करो, मेरी चाह कह रही है कि पैसे कमाओ, हाउ इज दैट गोइंग टू कन्वर्ज? तो बट एनीवे, सेक्शन 8 कंपनी can be summarized as under: it is formed for promoting commerce, art, science, education, research, everything that is related to charity, social welfare, religion। उसके लिए ये मेजर फीचर इनका। प्रॉफिट जो होते हैं इनके वो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। दे प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर, क्योंकि जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट से दिया जाता है, एंड प्रॉफिट तो आपको पता ही है चैरिटी में यूज हो रहा है। द नेम कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट द वर्ड यूजिंग लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एज द केस में बी। इनका जो नाम का अंत होता है वो चैरिटेबल एसोसिएशन ऐसे अंत होता है, रादर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। There is no requirement of minimum paid up capital, flexibility of administration होती है इस section 8 कंपनी में। Then we have one person company. I personally like one person company concept. Why? Because कोई इंसान अगर बिजनेस करना चाहता है एज अ सोल प्रोप्राइटर पढ़ चुके हो ना तुम, वो तो एक क्या बोलो, एक लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है ना। सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला आप बिजनेस कर रहे हो। लेकिन ओपीसी जो है ये एक कंपनी का ही टाइप है। इनफैक्ट इट इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ओनली, बट विद अ सिंगल पर्सन एज अ मेंबर। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन की तरह बिजनेस करना चाहते हैं एंड लीगलाइज फॉर्म में आना चाहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी में आना चाहते हैं, कंपनीज एक्ट में आना चाहते हैं, यू वांट दैट टाइप ऑफ having a company and be a director of a company, go for OPC. It's a wonderful form of organization. OPC means a company with only one person as a member. Shareholder can only be one nominee. He shall become a shareholder in case of death, incapacity, original stakeholder. The constitution of OPC is strong improvement over sole proprietorship. मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ क्या लिखा है, मैंने समझा ही दिया। एक और बात है, ओपीसी के मेमोरेंडम में एक और क्लॉज होता है, नॉमिनी क्लॉज।
ठीक है ना। ये जो नॉमिनी क्लॉज होता है ना, ये ओपीसी के मेंबर को बताना पड़ता है नॉमिनी का नाम, कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो ये इंसान है, he will take over my position, right? So nominee clause is a very important clause in OPC. Why there is nominee clause in OPC and not other company? क्योंकि OPC में required है ना नॉमिनी, बाकी जगह रिक्वायरमेंट नहीं है। ओपीसी में अगर ये इंसान को कुछ हो गया तो कंपनी का क्या होगा? है तो कंपनी ना, प्राइवेट कंपनी, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, तो इन दैट केस देयर इज अ नॉमिनी क्लॉज आल्सो, राइट। फीचर्स क्या है? सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बड़ा बढ़िया इंप्रूवमेंट है ओपीसी सोल प्रोप्राइटरशिप के एक हेड ऊपर है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में आ जाता है, एंड अगेन इट गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ अ सिंगल मेंबर, सो ओपीसी हैज अ सोलो एंटरप्रेन्योर फीचर। कंप्लायंस खास नहीं है, लो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। वेरियस एग्जेम्पशन हैज बीन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओपीसी। डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपीसी को बहुत सारी एग्जेम्पशंस दी हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिसर, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑडिट। बहुत ज्यादा छूट दी गई है ओपीसी को, क्योंकि ओपीसी एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा बिजनेस है, ठीक है ना, सिंगल मेंबर है, तो खास कंप्लायंसेस है नहीं ओपीसी की। और ओपीसी को बढ़ावा देने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी एग्जेम्पशन दी है विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग एजीएम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो इनको बोर्ड रिपोर्ट फाइल करना, वो सारे जो कंप्लायंसेस जनरली कंपनीज एक्ट में कंपनीज के ऊपर होते हैं, वो ओपीसी के ऊपर नहीं है। टैक्स एडवांटेजेस दिए गए हैं इनको, क्योंकि इनके फ्लैट रेट्स के हिसाब से टैक्सेस दिए जाते हैं इनको प्रॉफिट्स के ऊपर, तो ये जो टैक्स लायबिलिटी एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट टैक्स बाकी कंपनीज को देना होता है, वो ओपीसी को नहीं देना। देन वी हैव अ प्राइवेट कंपनी, राइट। Let's talk about private company. Private company is a type of company. Shareholders का जो right of transfer of shares restricted, minimum 2 member चाहिए, maximum 200. Invitation to public is prohibited. Restricts, limits, prohibits. RLP restrict करता है member to 200, limit करता है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव इरेजर आल्सो विद मी। रिस्ट्रिक्ट करता है ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट करता है मेंबर्स को 200, और प्रोहिबिट करता है इनविटेशन टू पब्लिक, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो प्राइवेट कंपनी में देखी जाती है। पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर ये बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस होती हैं। यहाँ पे राइट ऑफ ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, इनविटेशन टू पब्लिक इज अलाउड, एंड पब्लिक कंपनी, अच्छा देखिए, क्या आप डायरेक्टली पब्लिक कंपनी बन जाते हैं? नॉट रियली, आप पहले प्राइवेट कंपनी होते हैं, देन व्हेन विद द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस यू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू पब्लिक, राइट। सो देखा जाए तो पब्लिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सबसे ज्यादा कंप्लायंसेस देखी जाती हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, उसके बाद प्राइवेट कंपनी में, उसके बाद ओपीसी और एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी, राइट। चलिए, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है ये तो हमने कर लिया। सिलेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इतने सारे फैक्टर्स पे, और देखो ये सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करा हुआ है। मतलब हमें अगर कल को मैम फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो हमें इतनी सारी बातें लिखनी पड़ेंगी? नॉट एट ऑल। पहली बात तो यह है कि पूछा ही नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर पूछ भी लिया आपको कि एक मिस्टर ए है, आपका क्लाइंट है, और वो एक बिजनेस करना चाहता है, तो आप उनको सजेस्ट करिए कौन सा बिजनेस वो करें, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जिनको आप माइंड में रखेंगे एज अ सीएच टू एडवाइज द अदर पर्सन, ठीक है ना। खुद सोचो क्या क्या कैसे एडवाइस करोगे। मैं ही तुम्हारी क्लाइंट हूं तो तुम मुझसे क्या क्वेश्चन करोगे? ऐसी ऐसी आंखें बंद करके बोल दोगे मैम कंपनी खोल लो, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, एचयूएफ, एलएलपी, सोल प्रोप्राइटरशिप, इनमें से कुछ भी बोल दोगे? ऐसे ही बोल दोगे? नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप करोगे। वही वो क्वेश्चन जो है, वही वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एसेंशियली कंपनीज कुड बी इधर प्राइवेट, पब्लिक जो है वो अनलिस्टेड भी हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है। आपको बता रहे हैं यहाँ पे हर किसी के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, लेकिन आपको क्या सूट करता है। अब देखिए, जैसे मुझे एक वाटर प्लांट लगाना है, उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए है मिनिमम,
तो आप बताइए, मैं किसी को बोलूंगी सोल प्रोप्राइटरशिप खोलो, वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपेंशन है उसमें, तो मैं आई वुड सीधा एडवाइज दैट पर्सन टू ओपन अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, राइट? अ बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी ओन्ड इन सेवरल फॉर्म। हर ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करने पड़ते हैं अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, हर किसी में होते हैं, चाहे कंपनी क्यों नहीं है, उसमें भी एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, बट व्हाट सूट्स योर टाइप ऑफ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको राइट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करने के लिए आपको ये सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा एक एंटरप्रेन्योर को। आपको पता है, मैं ये मानती हूँ, आई थिंक हर एक बिजनेस ना एक पौधे की तरह होता है। हर बिजनेस एक पौधे की तरह है। मैं ट्री बना रही थी, पौधा होता है ना, पौधा, प्लांट, प्लांट, राइट? सो हर बिजनेस जो है ना प्लांट की तरह है। अब इस प्लांट को अगर करेक्ट सनलाइट नहीं मिले, करेक्ट वाटर नहीं मिले, या करेक्ट अटेंशन नहीं मिले, करेक्ट प्लेसिंग नहीं मिले कहाँ वो पड़ा है, तो ये प्लांट मर जाएगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट नहीं चाहिए होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट बहुत चाहिए होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको रेगुलर वाटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंडोर होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो आउटडोर होते हैं। यस मैम, पता है, अब पढ़ा भी दो, प्लांट्स थोड़ी ना लिखने हैं हमने, पर मैं आपको इससे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी बिजनेस इज लाइक अ प्लांट। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ठीक है? तो हो सकता है यू कांट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, यू हैव टू सी द बिजनेस कि बिजनेस कहाँ पे फिट बैठेगा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए बेस्ट रहेगा। Once a form of business organization is chosen, it is very difficult to switch over another form. तो इसलिए ना ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है कि शुरू में ही आप अपना सारा दिमाग लगा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को नाप के देख लीजिए कि कौन सा और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट सूटेड रहेगा आपके बिजनेस को, राइट? फर्दर क्लोजर ऑफ बिजनेस भी लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले आता है, क्योंकि देखो क्या है, मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर लिया, मुझे लग रहा है नहीं नहीं मेरे से अकेले तो नहीं हो रहा, आई नीड समबडी अलोंग विद मी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अब सोचो आपने एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप जो भी काम करा वो तो मिट्टी हो गया ना, अब आप कन्वर्ट कर रहे हो उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट, राइट? तो बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं। सो इसलिए दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरी केयरफुली. Form of business organization must be chosen after giving due thought and consideration respect of all the sides. One of the glorious coin of each form of entity and suitability to the business ideas of entrepreneur. There are several factors. देखो अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आना है ना तो ये फैक्टर्स ही आएगा, और कुछ है ही नहीं इसमें। और कुछ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके फीचर थे। अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या 6 नंबर का कि बताइए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, तो हर एक टाइप के बारे में 2-2 4-4 लाइनें आपने लिख डाली, ठीक है ना? अगर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट व्हाट फैक्टर्स विल अफेक्ट टू चूज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लिखोगे, ये जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर्स, राइट? डिस्कस्ड अर्लियर, हर ऑर्गेनाइजेशन की लीगल फॉर्मेलिटीज और फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, देयरफॉर एक थॉटफुल कंसिडरेशन। वही देखो मॉड्यूल की ना एक थोड़ी खराब बात है, बड़ी सारी बहुत बातें लिखी होती है, तो सेम ही लिखा हुआ है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे बिजनेस को ओपन करेंगे, कैसे आपको सूट करेगा, ठीक है? फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन फॉर सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी विल डू टुमारो। वैसे देखो सोचा तो मैंने यही था कि इस चैप्टर को 1 गो में खत्म करूंगी और फैक्टर्स भी एक ही साथ डिस्कस करके बच्चों को एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी, बट आज मेरी हाउस हेल्प आई नहीं आई वो। और ये जब आते नहीं है ना हाउस हेल्प्स, तो वो ना एकदम मॉर्निंग में बताते हैं, एकदम मॉर्निंग में, जब आप बिल्कुल ऐसे मोड में होते हो ना। आई लेफ्ट माई डॉटर स्कूल में एंड आई केम बैक, आई मेड अ कॉफी फॉर माई सेल्फ। मैं कॉफी पी रही हूँ और मैं सोच रही हूँ अभी तक आई क्यों नहीं, फिर मुझे लगा आने वाली होगी। अभी अगर मुझे पहले ही बता देती तो मैं थोड़ा रात में काम कर लेती, थोड़ा दिन में कर लेती। यू अंडरस्टैंड हाउ द एवरीथिंग डिस्टर्ब्स। सो ये बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग पॉइंट हो गया आज, जिसकी वजह से मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो जिम्मेदार है कि चैप्टर 1 गो में खत्म नहीं हो रहा आपका ये चैप्टर। मैं एक और क्लास में फैक्टर्स खत्म कर दूंगी, ओके? हालांकि मैंने सोचा था कि मैं एक साथ कराऊंगी, बट please excuse me for today. I need to cook. My daughter will come from school, and even I have not had my breakfast till now, and a lot of work is pending up there. So please excuse me. Yes ma'am, no problem. आई होप तुम यही बोल रहे हो, ये तो नहीं आ रहे हैं मैम ये क्या ड्रामे हैं, खत्म कराओ चैप्टर हमारा, हमें भी तो पढ़ना है, हम भी तो बच्चे हैं, ठीक है? डोंट वरी,
हम लोग करेंगे फैक्टर्स नेक्स्ट क्लास में, विल बी कंप्लीटिंग आवर चैप्टर सून, राइट? सो प्लीज रिवाइज। वैसे तो रिविजन की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। देखो कितना थका हुआ चैप्टर है, मुझे सबसे इजी चैप्टर लगता है, और है भी, मुझे क्या लगता है। इसके बाद वाला चैप्टर एक बार देखिए, व्हाट वी हैव इन बॉक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज। इसके बाद ये वाला चैप्टर करेंगे हम। ये वाला चैप्टर और इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सारे प्रकार की टाइप ऑफ कंपनी है। तो क्योंकि नाम देखो ना चैप्टर्स का, कॉर्पोरेट एंटिटीज, जिसमें हम कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद ये वाला चैप्टर कराऊंगी मैं आपको, फिर शायद तीसरा करा दूं या लेबर लॉ में से करा दूं, हम देख लेंगे, करना तो सब कुछ ही है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वील बी कंप्लीटिंग लेसन नंबर 1। थैंक यू सो मच।